नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित और कह सकते हैं विवादास्पद किताब पर बात करने वाले हैं। अडोल्फ हिटलर की माइन काम्फ यानी मेरा संघर्ष जी। इसके कुछ अंशों को देखेंगे और ये ध्यान रखना होगा कि ये किताब उन्होंने 1924 में हाँ जेल में लिखनी शुरू की थी। हाँ, लैंड्सबर्ग किले में। वो म्यूनिख में जो बियर हॉल पूछ हुआ था जी, उसके असफल होने के बाद। सही। तो किताब लिखने का मकसद सिर्फ अपने आंदोलन के लक्ष्य बताना भर नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका कहना था कि वो अपना सफर समझाना चाहते थे और साथ ही जो प्रेस उनके बारे में लिख रहा था, जिसे वो मनगढ़ंत कहानियां कहते थे, अच्छा, उनका खंडन करना चाहते थे। ये किताब दरअसल आम जनता के लिए नहीं थी। हाँ, ये बात भी उन्होंने लिखी है। ये उन लोगों के लिए थी जो आंदोलन से जुड़े थे, ये गहराई से जुड़ना चाहते थे। बिल्कुल। और उस वक्त का माहौल भी देखना होगा। जर्मनी बहुत बुरी हार झेल चुका था, देश में उथल पुथल थी। हाँ, फ्रांसीसी कब्जा था कुछ इलाकों में, आर्थिक स्थिति डामाडोल थी। जी। तो वो जो एक कड़वाहट है, एक गुस्सा है, वो किताब में साफ झलकता है। अनुवादक ने भी इस पर इशारा किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात सामने आती है वो है मौजूदा व्यवस्थाओं की तीखी आलोचना, खासकर संसदीय लोकतंत्र की। हाँ, बहुत ज्यादा। उसे बहुमत के शासन वाला सिद्धांत कहकर उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। कहा गया है कि ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी को खत्म कर देता है और औसत दर्जे के लोगों को राजनीति में ले आता है, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल। और इससे क्या कहते हैं, असली नेतृत्व के लिए कोई जगह नहीं छोड़ने वाला बताया गया है। काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल है। इसके उलट वो किस तरह की व्यवस्था की बात करते हैं? वो एक जर्मन लोकतंत्र का विचार रखते हैं। सुनने में लोकतंत्र लगता है, पर है बिल्कुल अलग। कैसे? इसमें नेता चुना तो जाएगा, लेकिन चुने जाने के बाद सारे फैसले वो अकेला लेगा। अच्छा। और अपने हर काम के लिए पूरी तरह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। कोई कमेटी या संसद नहीं। अच्छा, सारी शक्ति एक व्यक्ति में। हाँ, एक तरह से। और इसी तरह की नफरत, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा, ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य के लिए दिखती है। उसे जर्मन राष्ट्र के लिए बहुत बुरा माना गया है। ठीक है। तो व्यवस्थाओं की आलोचना के बाद जाहिर है दुश्मनों की पहचान भी की गई होगी। हाँ, और बहुत स्पष्ट रूप से। इसमें कोई लाग-लपेट नहीं है। कौन है ये दुश्मन? मुख्य रूप से 3: यहूदी, मार्क्सवाद या जिसे वो सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं, और तीसरा फ्रांस। यहूदियों के बारे में क्या कहा गया? उन्हें सामाजिक लोकतंत्र का असली नेता बताया गया है, प्रेस पर नियंत्रण रखने वाला बताया गया है, और कई सामाजिक बुराइयां जैसे वेश्यावृत्ति वगैरह से भी जोड़ा गया है। यहाँ ये याद दिलाना जरूरी है कि हम सिर्फ किताब के विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। फिर मार्क्सवाद को एक तरह की महामारी कहा गया है। महामारी? हाँ, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देगी। और फ्रांस को तो जर्मनी का कट्टर जानलेवा दुश्मन बताया गया है। कहा गया है कि फ्रांस का दबदबा खत्म करना ही होगा। तो ये तो हुई दुश्मनों की बात। अब इन सब के सामने वो किस तरह का भविष्य या समाज बनाना चाहते थे? विश्व दृष्टि क्या थी? वो एक वेल्किश यानी जातीय राज्य की बात करते हैं। ये बहुत केंद्रीय विचार है। इसका क्या मतलब है, जातीय राज्य? एक ऐसा राज्य जिसका पहला और सबसे जरूरी काम है नस्ल के जो सबसे अच्छे तत्व हैं उनको बचाना और उनको बढ़ावा देना। राज्य अपने आप में कोई मंजिल नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ एक साधन है। बिल्कुल। नस्लीय समुदाय को बनाए रखने और मजबूत करने का एक साधन। ये पारंपरिक राज्य की सोच से बहुत अलग है। और इस लक्ष्य को पाने के तरीके, क्या इस पर भी कुछ कहा गया है? हाँ, विस्तार से। नस्लीय शुद्धता पर बहुत जोर है। और एक दिलचस्प बात यह है कि शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल ट्रेनिंग को बौद्धिक शिक्षा से भी ज्यादा अहमियत दी गई है। पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा? हाँ, तर्क यह है कि युवाओं को शारीरिक रूप से कठोर बनाना है। फिर प्रचार यानी प्रोपेगेंडा का महत्व बहुत बताया गया है। किस तरह का प्रचार? कहा गया है कि प्रचार बहुत सरल होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए, और जनता के जो सबसे कम समझने वाले लोग हैं उनके स्तर का होना चाहिए। कुछ ही मुद्दे पकड़ो और उन्हें बार बार दोहराओ। और ये भी कहा है कि बोलने वाला वक्ता लिखने वाले से ज्यादा सरदार होता है। जी हाँ, क्योंकि वक्ता सीधे लोगों की भावनाओं को छू सकता है, वो माहौल बना सकता है। इसी से जुड़ा हुआ शायद वो पार्टी के नए झंडे का जिक्र भी है, वो लाल रंग, सफेद गोला और काला स्वस्तिक। हाँ बिल्कुल। लेखक बताते हैं कि पुराने जर्मन रंग काला, सफेद, लाल वो बदनाम हो चुके शासन से जुड़े थे, इसलिए एक नए ताकतवर प्रतीक की जरूरत थी।
जो मनोवैज्ञानिक असर डाले। सही कहा। और इस नए झंडे को इसी मकसद से डिजाइन किया गया था। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो माइन काम्फ के इन हिस्सों में हमें क्या दिखता है? एक तो मौजूदा सिस्टम्स का पूरी तरह से नकार। हाँ, चाहे वो संसदीय लोकतंत्र हो या पुराना साम्राज्य। हाँ, फिर दुश्मनों की एक साफ लिस्ट जी, यहूदी, मार्क्सवादी, फ्रांस, और एक नस्ल आधारित राज्य और समाज का नजरिया, बिल्कुल, जिसे मजबूत, अकेले दम पर फैसला लेने वाले नेता और बहुत असरदार प्रचार के जरिए हासिल किया जाना था। यहाँ एक बात सोचने वाली है जी, कि ये विचार जो 1920 के दशक में लिखे गए जेल की कोठरी से, ये उस वक्त के जर्मनी में कुछ लोगों को इतने आकर्षक क्यों लगे होंगे? ये बहुत अहम सवाल है। शायद वो हार का सदमा, वो आर्थिक बदहाली, वो राजनैतिक अस्थिरता, उस माहौल ने ऐसे चरमपंथी विचारों के लिए जमीन तैयार की हो। ये सोचने पर मजबूर करता है कि मुश्किल हालात में ऐसे विचार कैसे पनपते हैं और क्यों कुछ लोग उनकी तरफ खिंच जाते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे और विचार करने की जरूरत है।